हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान, भूगोल का अध्यापक। आज हम बच्चों क्लास 10th का लेसन नंबर 9 भारतीय कृषि टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, भारत कृषि प्रधान देश है। भारत की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। उनके जीवन निर्वाह की प्रक्रिया वो कृषि पर निर्भर है। इसीलिए भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। बच्चों, पहली बात याद रखना है, नोट करके मैं आपको दिमाग में बैठा लेनी है कि विश्व का सबसे बड़ा जो कृषि प्रधान जो देश है वो चीन है। विश्व का सबसे बड़ा कृषि प्रधान देश चीन है। कौन है? चीन है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है। किस पर है? कृषि पर निर्भर है। और एक बात याद रखना है ना बच्चों, विश्व में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय किसानों की जापान देश में सबसे ज्यादा है। याद रखना, विश्व में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय किसानों की जापान देश में क्या है? सबसे ज्यादा। भारत में और अन्य देशों के अंदर देखा जाए तो किसानों की प्रति व्यक्ति आय बहुत ही क्या है बच्चों? कम है। प्रति व्यक्ति आय यदि आपसे पूछा जाए क्या है तो याद रखना, प्रति व्यक्ति आय। इसकी यदि आपको परिभाषा पूछी जाए तो देश की कुल आय में जनसंख्या का भाग देने पर जो आय की प्राप्ति होती है उसी को हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। देश की कुल आय में जनसंख्या का भाग देने पर जो आय की प्राप्ति होती है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय। तो आपको मालूम होना चाहिए विश्व का सबसे बड़ा कृषि प्रधान देश कौन है? चीन है। विश्व में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय किस देश की किसानों की है? तो जापान की है। हमेशा याद रखना बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आपको टॉपिक के आधार पर देखें तो पहले कृषि क्या है? कृषि क्या है इसकी परिभाषा आपको मालूम होनी चाहिए। तो पहले याद रखना, कृषि लैटिन भाषा के शब्द एग्री कल्चर से बना है। एग्रीकल्चर से बना है। याद रखना बच्चों, कृषि का लैटिन भाषा का कौन सा शब्द है? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का शाब्दिक अर्थ एग्री यानी मिट्टी। एग्री का अर्थ क्या होता है? मिट्टी। कल्चर यानी जुताई करना। याद रखना बच्चों, लैटिन भाषा का जो एग्रीकल्चर शब्द का तोड़कर देखते हैं तो एग्री लैटिन शब्द है, उसका अर्थ क्या होता है? मिट्टी। और कल्चर लैटिन शब्द का अर्थ क्या होता है? जुताई करना। अर्थात मिट्टी पर जुताई करने के साथ पशुपालन, एनिमल हजबेंड,
पशुपालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, इत्यादि क्रियाएं भी की जाती हैं। उसी को क्या कहा जाता है बच्चों? कृषि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कृषि। याद रखना बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है। कृषि लैटिन भाषा के शब्द एग्रीकल्चर से बना है। एग्रीकल्चर का शाब्दिक अर्थ एग्री यानी मिट्टी, कल्चर यानी जुताई करना, अर्थात मिट्टी पर जुताई करने के साथ पशुपालन, मत्स्य पालन और कुक्कुट पालन क्रिया भी करना क्या कहलाता है? कृषि कहलाता है। और आपको पता ही है, विश्व के अंदर सबसे ज्यादा आपको मालूम होना चाहिए, जो मत्स्य पालन करने वाला जो देश है वो चीन है। कौन है? चीन है। और यदि भारत में देखते हैं तो कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। विश्व में कौन है? मत्स्य पालन में पहला स्थान चीन का है। दूसरा भारत में पहला स्थान किस राज्य का है? आंध्र प्रदेश का है। किसका है? आंध्र प्रदेश का भारत में है। ठीक है। विश्व में कृषि में पहला स्थान किसका है? चीन का है। किसका है? चीन का है। भारत में सबसे ज्यादा कृषि जो प्रवृत्ति जो अपनाई जाती है वो उत्तरी भारत के राज्यों में सबसे ज्यादा कृषि की जाती है। तो याद रखना बच्चों। अब आपसे पूछ ले, आधुनिक कृषि विज्ञान के जनक, आधुनिक कृषि विज्ञान के जनक कौन है? तो याद रखना, नॉर्मन बोरलॉन्ग। याद रखना बच्चों, आधुनिक कृषि के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉन्ग आधुनिक कृषि विज्ञान के जनक हैं। ये अमेरिका के निवासी हैं। कहां के निवासी हैं? अमेरिका के निवासी हैं। नॉर्मन बोरलॉन्ग ने हरित क्रांति की विश्व में शुरुआत की थी। नॉर्मन बोरलॉन्ग ने विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत की थी। इसी कारण से नॉर्मन बोरलॉन्ग को विश्व हरित क्रांति के जनक भी कहा जाता है। याद रखना बच्चों, आधुनिक कृषि विज्ञान के जनक नॉर्मन बोरलॉन्ग ने विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत की थी, इसलिए विश्व हरित क्रांति की क्या कहा जाता है? ये जनक है। इन्होंने चावल और गेहूं के जो पौधे थे उससे संबंधित रिसर्च किया और उन्होंने पौधे पौधे का आविष्कार किया, जिससे कम पानी में ज्यादा पैदावार कैसे ली जा सके, किस वातावरण कैसे फसल को उगाया जा सके, उससे संबंधित उन्होंने शोध किए। और इस कारण से विश्व हरित क्रांति के क्या कहा जाते हैं? जनक कहा जाता है। और भारतीय हरित क्रांति के जनक यदि पूछा जाए, भारतीय हरित क्रांति के जनक, तो उसका नाम है M.S. स्वामीनाथन। स्वामीनाथन यह है भारतीय हरित क्रांति के जनक, जिसे भारत के अंदर कृषि का क्या किया था? उद्धार किया था। इसलिए उनको नोबेल पुरस्कार भी कृषि से संबंधित दिया गया है। तो याद रखना बच्चों, कृषि क्या है, कृषि के जनक कौन है, कृषि विज्ञान के जनक कौन है, हरित क्रांति के जनक कौन है, इन सब के जो काफी बात है बच्चों सवाल पुटअप हो जाते हैं। अब हम लेते हैं टॉपिक को। सबसे पहले, भारत में कृषि प्रधान देश है। भारत एक कैसा देश है? कृषि प्रधान देश है। भारत कृषि प्रधान देश है। भारत की अधिकांश जनसंख्या कृषि क्रिया करती है। भारत के अधिकांश उद्योग कृषि क्रियाओं से संबंधित हैं। भारत के जो अधिकांश लोगों का जीवन का आधार है वो कृषि है। यहाँ पर कुल जनसंख्या का 54.6% भाग प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। प्रत्यक्ष रूप से मतलब सीधे ही कृषि पर निर्भर कितने प्रतिशत लोग हैं? 54.6। कितने? 54.6% लोग हैं जो सीधे रूप से किस पर निर्भर हैं? कृषि पर आश्रित है या कृषि पर निर्भर है। तो सवाल पुटअप क्या हुआ बच्चों? भारत के अंदर कितने प्रतिशत जो लोग हैं वो प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर आश्रित है? तो वो हो गए 54.6%। कितने होंगे?
54.6% जो लोग हैं वो सीधे रूप से हमारे कृषि पर निर्भर है। अगला बिंदु, देश के सकल घरेलू उत्पाद का 17.4% भाग कृषि को प्राप्त होता है। और देश की जो जीडीपी है, देश की जीडीपी है, उस जीडीपी के अंदर कृषि का कितना प्रतिशत योगदान है? तो याद रखना 17.4%। कितना है? 17.4% है। और देश की जीडीपी में क्या है? इसका योगदान है। तो याद रखना, सवाल पुटअप किया हुआ, देश की जीडीपी में कितना प्रतिशत कृषि का योगदान है? तो 17.4%। अब आपसे पूछ ले जीडीपी क्या है? जीडीपी क्या है? तो जीडीपी के बारे में आपने क्लास 10 के अंदर आप पढ़ोगे, अर्थशास्त्र जो बुक्स है उसके अंदर कि जीडीपी क्या है। तो आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं जीडीपी क्या है। जीडीपी हिंदी में से कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है बच्चों, सकल घरेलू उत्पाद। देखो याद रखना, जीडीपी किसे कहते हैं? कि किसी देश की प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्रियाओं से संबंधित वस्तु का अंतिम मूल्य का योग क्या कहलाता है बच्चों? जीडीपी। क्या कहलाता है? जीडीपी। किसी देश की प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाओं से संबंधित वस्तु का अंतिम मूल्य का योग ही क्या कहलाता है? जीडीपी। अब आपसे पूछ ले, प्राथमिक क्रिया क्या है, द्वितीयक क्रिया क्या है, तृतीयक क्रिया क्या है? ये आप अर्थशास्त्र जो सेक्टर होंगे, जो बुक्स होगी, उसके अंदर आपको विस्तार के साथ अध्ययन करवाया जाएगा। लेकिन मैं थोड़ी बहुत परिभाषा बता देता हूं। प्राथमिक क्रिया प्रकृति से प्राप्त पदार्थ का सीधा प्रयोग में लाना प्राथमिक क्रिया है, प्राइमरी एक्टिविटी। प्रकृति से प्राप्त पदार्थ का सीधा ही उपयोग में लाना कौन सी क्रिया हुई बच्चों? प्राथमिक क्रिया। अब द्वितीयक क्रिया, प्रकृति से प्राप्त कच्चे माल का रूप परिवर्तन करके उसको मूल्यवान बनाना क्या कहलाता है? द्वितीयक क्रिया। क्या कहलाता है बच्चों? द्वितीयक क्रिया। और सेवाओं से संबंधित की जाने वाली क्रियाओं को क्या कहा जाता है बच्चों? तृतीयक क्रिया। क्या कहा जाता है? तृतीयक क्रिया। अगला बिंदु लेते हैं, भारत में कृषि जीवन निर्वाह के लिए किया जाता है। और भारत में कृषि करने का मुख्य उद्देश्य व्यापार नहीं है, बल्कि व्यक्ति का क्या करना है? जीवन निर्वाह। अपने परिवार को पालना है, अपने बच्चों को पालना है, अपने आप को पालना है। इसलिए लोग भारत के अंदर क्या करते हैं? कृषि करते हैं, ना कि व्यापार के लिए। जिससे कृषक अपनी परंपरागत तकनीकी द्वारा कृषि भूमि पर उदर पूर्ति हेतु खाद्यान्न फसलों को उगाता है। और जो किसान है अपने जीवन निर्वाह करने के लिए प्राचीन जो परंपरागत जो तकनीकी है उसी का वो प्रयोग करते हुए अपने उदर पूर्ति के लिए खाद्यान्न फसलों को उगाता है। आज भी आपने देखा होगा कि जो निराई है, गुड़ाई है या कटाई है, जो प्रक्रिया है, अधिकांश खेतों के अंदर परंपरागत तकनीकी का ही प्रयोग किया जाता है। किसमें? निराई में, गुड़ाई में, कटाई में, इन सब में होता है। और खाद्यान्न फसलों को ही उगाते हैं। आपको पता है आज भी राजस्थान के अंदर जो लोगों को कृषि करने का जो मुख्य उद्देश्य देखते हैं, तो किस लिए देखते हैं? उदर पूर्ति। और उदर पूर्ति के लिए वही उगाते हैं जो फसल उनको खाने में काम आती है। जैसे बाजरा है उनको उगाते हैं, मूंग है उनको उगाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका पहला उद्देश्य यही होता है कि पूरे वर्ष जीवन निर्वाह के लिए अपन को खाद्यान्न प्राप्त होना चाहिए। और शेष बचे उस पदार्थ या तत्व को क्या कहते हैं? मार्केट में सेलिंग करते हैं। और जब मार्केट में सेलिंग करने के बाद जो पैसा आता है, उन पैसों का वो अन्य आवश्यकता वाली जो वस्तु है, जैसे कपड़ा है और कोई वस्तु है जिसके जीवन निर्वाह के लिए बहुत ही जरूरी है, उन वस्तु को वो पैसों से खरीदता है, जिससे अतिरिक्त भाग को बेचकर वो अन्य आवश्यकता की उपभोग की वस्तु को प्राप्त करता है। अगला बिंदु, भारत में कृषि कार्य लगभग 7000 वर्ष पूर्व मोहनजोदड़ो तथा सिंधु सरस्वती नदी सभ्यता में होता था। और भारत में ये कृषि कार्य आज से कितने वर्ष पूर्व होता था?
7,000 वर्ष पूर्व होता था, वो भी कहां पर, मोहनजोदड़ो तथा सरस्वती सिंधु सभ्यता में होता था। मोहनजोदड़ो सभ्यता कहां पर है, पाकिस्तान के अंदर है। कहां पर है, पाकिस्तान के अंदर वर्तमान में, याद रखना। और ये कौन सी नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे है, सिंधु। सरस्वती नदी जिसे गगन नदी के वर्तमान में नाम जानते हैं, सरस्वती नदी को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं, गगन नदी। और गगन नदी के किनारे कालीबंगा सभ्यता है। कौन सी सभ्यता बच्चों, कालीबंगा सभ्यता है। और सिंधु नदी के पास ये सभ्यता है, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता है वो रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। और सरस्वती नदी का वर्तमान नाम क्या है, गगन नदी। गगन नदी है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर, शिमला के अंदर कालका नामक जो पहाड़ी है वहां से निकलती है। याद रखना, सरस्वती नदी को, इसका वर्तमान में नाम गगन नदी है। इसका उद्गम स्थान हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश के अंदर कहां पर है, शिमला के अंदर है। शिमला के अंदर कहां पर है, कालका क्षेत्र के अंदर है। कालका क्षेत्र के अंदर कौन सी पहाड़ी है, शिवालिक पहाड़ी है, वहां से ये नदी निकलती है। फिर राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ की जो तिब्बत तहसील है वहां से ये प्रवेश करती है और राजस्थान के अंदर प्रवाहित होती है। और जब ये राजस्थान में प्रवाहित होती है तो बच्चों इसे क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, नाली। क्या कहा जाता है, नाली। तो याद रखना, गगन नदी का प्रवाह क्षेत्र राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है, नाली, जो गंगानगर और हनुमानगढ़ में बहती है। कौन से दो राज्यों में बहती, सॉरी कौन से दो जिले में बहती है, गंगानगर और हनुमानगढ़ में। और फिर ये पाकिस्तान में ज्यादा बारिश हो जाने के कारण चली जाती है। और पाकिस्तान के अंदर फोर्ट अब्बास, कौन सा स्थान बच्चों, फोर्ट अब्बास नामक स्थान पर जाकर ये विलीन हो जाती है। और पाकिस्तान में इस नदी के प्रवाह क्षेत्र को हकरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हकरा। और भारत की एकमात्र इंटरनेशनल नदी है, भारत की एकमात्र इंटरनेशनल नदी है जो भारत में उत्पत्ति होती है और पाकिस्तान में जाकर समाप्त होती है। और आपको पता ही है गगन नदी है वो अंत प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है, याद रखना। अब अपन लेते हैं ऋतु के आधार पर भारतीय कृषि का वर्गीकरण। ऋतु के आधार पर भारतीय कृषि का वर्गीकरण, आपको पता ही है ऋतु के आधार पर भारतीय कृषि को 3 भागों में बांटा गया है, खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। अब आपको पता होना चाहिए खरीफ की फसल कब उगाई जाती है, तो याद रखना हमारे स्थानीय भाषा के अनुसार चौमासा कहते हैं। और आपकी यदि हिंदी भाषा के अनुसार देखा जाए तो यह मानसून काल में या फिर वर्षा ऋतु के अंदर खरीफ की फसल को उगाया जाता है। अब है खरीफ फसल, ऐसी फसलें जो जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। याद रखना, खरीफ की फसल को उगाया कब जाता है, जून जुलाई में, और काटी गई जाती है अक्टूबर नवंबर में। कब काटी जाती है, अक्टूबर नवंबर। पहली बात याद रखना, खरीफ की फसल हमेशा जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं। याद रखना, जून जुलाई के अंदर मानसून शुरू होता है और अक्टूबर नवंबर तक मानसून समाप्त होने लगता है, याद रखना। तो अवधि कितनी हुई, जून जुलाई अगस्त सितंबर, ऐसे मानते तो ऐसे, या फिर जुलाई से मान जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, कुल मिलाकर ये 4 महीने की फसल बनती है। कितने महीने की फसल बनती है, 4 माह की। फिर आगे देखते हैं, ये फसल मानसून से होने वाली वर्षा पर निर्भर होती है और ये जो फसल है वो मानसूनी वर्षा पर निर्भर होती है। परंतु वर्तमान में कुछ भागों में ये सिंचाई के द्वारा भी बोई जाती है और वर्तमान में जहां पर सिंचाई की सुविधा पाई जाती है वहां पर ये सिंचाई के माध्यम से उगाई जाती है। याद रखना, मानसून, यदि शब्द के बारे में पूछते हैं कि मानसून क्या है, आपसे पूछ लिया जाए मानसून क्या है, तो याद रखना मानसून शब्द की उत्पत्ति, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द मौसमी से हुई है, जिसका अर्थ
ऋतु परिवर्तन होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है बच्चों, आपको ध्यान रखना है मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के कौन से शब्द से हुई है, मौसमी शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, ऋतु परिवर्तन। क्या होता है, ऋतु परिवर्तन। और भारत के अंदर मानसून की जो शुरुआत है वो कब होती है, जून में होती है। भारत के अंदर जो मानसून आता है वो लगभग 1 जून को केरल में आता है। 1 जून को कहाँ आता है, केरल में आता है, और 16 जून को राजस्थान में आता है। याद रखना, 1 जून को कहाँ आता है, केरल में आता है, और 16 जून को कहाँ आता है, राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ पर आता है, बांसवाड़ा में। कहाँ पर से आता है, बांसवाड़ा में। याद रखना 16 जून को राजस्थान के अंदर पहली बारिश मानसून से हो जाती है। कहां से, मानसून से हो जाती है। याद रखना 16 जून को राजस्थान में बांसवाड़ा में प्रवेश करता है, और 1 जून को केरल में मानसून प्रवेश करता है। अब आपसे पूछ ले खरीफ की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं, तो खरीफ की प्रमुख जो फसलों के बारे में देखते हैं तो चावल है, मक्का है, बाजरा है, मूंगफली है, मूंग है, उड़द है, गन्ना है और सोयाबीन है। ये सब के सब कौन सी फसलें हैं, खरीफ की फसलें हैं, जो खरीफ की ऋतु के दौरान इसको बोई जाती। अब आपको काफी बार सवाल बच्चों इसमें से भी पुटअप कर देते हैं कि कौन सी फसल कहां पर सबसे ज्यादा होती है। तो यहाँ पर में जैसे चावल है, यदि भारत के अंदर देखा जाए तो भारत के अंदर चावल कहां पर सबसे ज्यादा होता है, और विश्व के अंदर देखा जाए तो कहां पर होता है, और राजस्थान में देखा जाए तो कहां पर होता है, ये देखते हैं। ठीक है बच्चों, जिसके अपन को मालूम है भारत के अंदर जो चावल है तो सबसे ज्यादा जो उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। कौन है, उत्तर प्रदेश। और प्रति हेक्टर पूछा जाए तो सबसे ज्यादा जो चावल है वो कहां पर पैदा होता है, पंजाब। याद रखना भारत में सबसे ज्यादा चावल कहां होते हैं, उत्तर प्रदेश में होते हैं, और भारत में यदि प्रति हेक्टर पूछा जाए तो पंजाब है, उसके बाद हरियाणा है। ठीक है बच्चों, विश्व के अंदर सबसे ज्यादा चावल कहां पैदा होता है, चीन में, और दूसरा स्थान किसका है, भारत का। किसका है, भारत का। और राजस्थान में सबसे ज्यादा चावल कहां होते हैं, हनुमानगढ़, और उसके बाद गंगानगर। इन 2 जगहों पर सबसे ज्यादा चावल पैदा होते हैं। फिर अपन का लेते हैं मक्का। मक्का यदि अपन देखते हैं भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो मक्का है वो कहां पर होता है, तो भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो मक्का है वो आंध्र प्रदेश की तरफ होता है। क्या होता है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, इसके अंदर सबसे ज्यादा मक्का होता है। और विश्व के अंदर संयुक्त राज्य अमेरिका, विश्व के अंदर सबसे ज्यादा मक्का का होता है संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर होता है, और राजस्थान में चित्तौड़गढ़। कहाँ होता है, चित्तौड़गढ़ के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, फिर बाद में अपन बाजरा देखते हैं। बाजरा का जो उत्पादन है वो सबसे ज्यादा भारत में होता है, और भारत के अंदर अपन देखते हैं तो अपन के राजस्थान और गुजरात, इन 2 राज्यों के अंदर सबसे ज्यादा बाजरा उत्पादन किया जाता है। और विश्व में किसका स्थान है, भारत का है, और राजस्थान में कौन सा है, बाड़मेर। बाड़मेर में सबसे ज्यादा क्या होता है, बाजरे का उत्पादन किया जाता है। मूंगफली, ठीक है, मूंगफली का जो अपन का भारत के अंदर देखते हैं तो गुजरात के अंदर सबसे ज्यादा मूंगफली का उत्पादन होता है, वो भी राजकोट में। गुजरात की कौन सा क्षेत्र, राजकोट के अंदर सबसे ज्यादा होता है। और राजस्थान के अंदर अपन के बीकानेर लूणकरणसर, बीकानेर लूणकरणसर, वहां पर सबसे ज्यादा ये मूंगफली का उत्पादन होता है। और लूणकरणसर को राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। मूंगफली उत्पादन के कारण राजस्थान का क्या कहा जाता है, राजकोट कहा जाता है। और मूंग तो आपको पता ही राजस्थान में होता है, उड़द राजस्थान में होती है सबसे ज्यादा। और फिर गन्ना, गन्ना के बारे में देखते हैं तो गन्ना भारत के अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है कहां पर, उत्तर प्रदेश में। कहां पर है, उत्तर प्रदेश। देखो गन्ना मिले महाराष्ट्र में ज्यादा है, गन्ना उत्पादक क्षेत्र उत्तर प्रदेश में ज्यादा है। फिर बाद में विश्व के अंदर देखते हैं क्यूबा, ब्राजील, इनके अंदर क्या होता है, गन्ना बहुत ज्यादा उगाया जाता है। और राजस्थान के अंदर
गंगानगर, यहाँ पर घना सबसे ज्यादा होता है। और सोयाबीन है, और भारत के अंदर देखते हैं सोयाबीन, भारत के अंदर देखते हैं तो महाराष्ट्र, भारत के अंदर कौन है, महाराष्ट्र है। और राजस्थान के अंदर यदि सोयाबीन देखते हैं तो 12, इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा होती है। फिर अपन लेते हैं रबी की फसल। क्या लेते हैं, रबी की फसल। तो आपको इसके अंदर आपके जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनेंगे, सबसे ज्यादा भारत में कहाँ होते हैं, विश्व में कहाँ होते हैं और राजस्थान में कहाँ होते हैं, तो आप आसानी से इस सवाल को पुटअप कर सकते हैं। अब अपन लेते हैं रबी की फसल। अब रबी की फसल के अंदर आप देखते हैं कि रबी की फसल है वो सर्दी के अंदर उगाई जाती है। कब होती है, सर्दी के अंदर। और आपको पता ही है रबी की फसल के लिए बारिश होती है, जैसे कहते हैं अपन मावठ। क्या कहते हैं, मावठ। तो याद रखना, मावठ या मेवठा या पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ, इन शब्दों का नाम आए तो लगभग क्या एक ही है, कोई परिवर्तन नहीं है। तो याद रखना, माउट, मेवटा और पश्चिमी विक्षोभ एक ही है, परिभाषा सेम है, उत्तर भी क्या है, सेम है, सिर्फ आपको घुमाकर सवाल देते हैं। तो सर्दियों में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं, माउट, मेवटा या पश्चिमी विक्षोभ। सर्दियों में जो वर्षा होती है यह कहां से होती है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र से, भूमध्य सागरीय क्षेत्र से होती है। याद रखना, काफी बार सवाल आ जाता है पश्चिम विक्षोभ कहां से उत्पन्न होती है, तो भूमध्य सागर क्षेत्र से। या माउटा कहां पर उत्पन्न होती है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। और माउट कब आती है, रबी की फसल के लिए बहुत ही फायदेमंद है, और ये सर्दी में होती है वर्षा। मावटा सर्दी के अंदर होने वाली फसल है, सॉरी सर्दी का होने वाली वर्षा है, और ये रबी की फसल के लिए बहुत ही उपयोगी है, वरदानदायक है। अब देखो ऐसी फसलें जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। याद रखना, रबी की जो फसल है वो सर्दी की शुरुआत में होती है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। कब काटी जाती है, मार्च अप्रैल में इसको काट ली जाती है। आगे देख, इसमें अधिकांश फसलें सिंचाई के विभिन्न स्रोतों द्वारा उत्पादित की जाती है, और इनमें से अधिकांश जो फसलें हैं वो सिंचाई के अलग अलग रूपों के माध्यम से पैदा की जाती है। अब पूछ ले सिंचाई क्या है, एक नंबर का सवाल पुटअप करते हैं। तो याद रखना, वर्षा ऋतु के अतिरिक्त पौधों को कृत्रिम रूप से पानी पिलाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, सिंचाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिंचाई। जैसे बूंद बूंद प्रणाली होती है, फव्वारा विधि होती है, फव्वारे विधि, क्यारिया विधि, ये सब के सब क्या है, सिंचाई की प्रोसेस है, स्रोत है, जिसमें अलग अलग प्रकार से क्या होती है, सिंचाई होती है, और रबी की फसल का उत्पादन किया जाता है। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर रबी की जो फसलें हैं उनकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानेंगे, और रबी की जो फसलें कहाँ उत्पादित की जाती है सबसे ज्यादा उनके बारे में जानेंगे, और साथ में जायद की फसल का भी विस्तार के साथ हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू।